तो कैसे हैं आप लोग। और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी तक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते चले आ रहे थे और उसमें मैंने आपको कई यूरोपीय कंपनियों के बारे में बताया कि वो कब आती हैं और क्या क्या भारत में करती हैं। अभी तक मैंने आपसे चर्चा की थी पुर्तगालियों और डचों के विषय में। आज मैं इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बताने वाला हूं और इसको पढ़ने में आपको बहुत आनंद भी आने वाला है। कई चीज़ें आपकी क्लियर भी होंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाता है तो ये जानिएगा कि आधुनिक भारत आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आज बात करूंगा अंग्रेजों की, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। आपको पता होना चाहिए कि डच के बाद जो भारत आते हैं वो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्यों भारत आते हैं, और आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो पूरा आधुनिक भारत इन्हीं के चारों ओर घूमता रहता है। और हमने बाद में इस हद तक ये लोग हम पर आते हैं व्यापार करने, लेकिन इस हद तक हमारे ऊपर इन्होंने क्या किया था, अपना अधिशासन स्थापित कर लिया था कि बाद में ये शासन करने लगते हैं और हमें इनसे आज़ादी लेने के लिए ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये आखिर आए क्यों। जैसा कि मैंने बताया कि भारत की समृद्धि देख करके कई यूरोपीय देशों ने भारत में व्यापार करने का मन बनाया। उसी क्रम में जो है पुर्तगाली भी भारत आते हैं, डच भी भारत आते हैं। अब इन लोगों के व्यापार में जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे को देख करके ये यूरोपियों में ब्रिटिशर्स भी क्या करते हैं, व्यापार करना चाहते हैं कि भाई भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर हमें भी व्यापार करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी चीज़ एकदम से आपके सामने ईजाद नहीं होती है, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी होती है। देखिए यहाँ पर मैं जब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहा हूँ तो पहले आप उसकी थीम पकड़ लीजिए। 1580 के दशक में, यानी 1580 में एक ब्रिटिशर है जिसका नाम है ड्रैक नामक जो ब्रिटिशर है, ये क्या करता है, पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा है, क्योंकि इस समय व्यापार के लिए नई नई जगहों की खोज हो रही थी। तो ये पूरी दुनिया की सफ़र करने के बाद अपने देश आता है, वापस इंग्लैंड आता है। और इंग्लैंड में इसने ये बताया कि हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको लाभ कमाना है, अपने देश के समृद्ध बनाना है, तो हमको क्या करना चाहिए, पूर्व के देश के साथ व्यापार करना चाहिए, यानी कि ईस्ट के देशों के साथ हमको क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। तो ड्रैक की ये रिपोर्ट थी कि हमको क्या करना चाहिए, ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। लेकिन यहां पर व्यापार तो करना चाहिए, इसकी रिपोर्ट से सभी संतुष्ट भी थे, व्यापार तो करना चाहिए, लेकिन इस व्यापारिक में एक दुविधा भी थी, एक परेशानी भी थी बीच में। वो परेशानी क्या थी, क्योंकि समुद्री मार्ग से हमें व्यापार में सुविधा होने वाली थी। और जो समुद्री मार्ग था, इस समय समुद्री मार्ग पर किसका अधिकार था, इस समय समुद्री मार्ग पर था किसका, पुर्तगालियों का अधिकार, जिसको स्पेनिश अल्मीड़ा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेनिश अल्मीड़ा। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इस समय इसको क्या बोला जाता था, समुद्र का स्वामी। अब जब मैंने ये बता दिया तो फिर से अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और बैक में जाइए और एक बार उसको मनन करिए कि मैंने आपको पुर्तगालियों के विषय में जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो ये क्या करते हैं, तलवार के बल पर या हथियारों के बल पर व्यापार करते हैं। और जब ये भारत आते हैं तो उस समय समुद्र पे किसका राज होता है, उस समय समुद्र में अरब वासियों का वास होता है। ठीक, और जब अरब वासियों का वास होता है तो अल्मीड़ा
जो गवर्नर था, याद करो मैंने बताया था, ये एक पॉलिसी चलाता है जिसको हम जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से। फिर से रिकॉल करिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से एक अभियान चलाता है जिसको शांत जल की नीति के नाम से भी हम जानते। तो जब ये पॉलिसी चलाता है, जब ये पॉलिसी चलाता है तो ये क्या करता है, 1508 तक क्या करता है, क्या कर लेता है ये 1508 तक। 1508 में ये क्या करवाता है कि जितने भी अरबवासी थे इनसे समुद्र को मुक्त करा लेता है। ठीक, अब यहां पर मैंने बताया कि 1510 में, 1510 आते आते मैंने फिर से रिकॉल करिए, मैंने बताया था कि अब पुर्तगालियों का क्या हो गया था, समुद्र पर अधिकार हो गया था। तो अब समुद्र में सबसे शक्तिशाली कौन था, वो थे पुर्तगाली। तो इसीलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है क्या, स्पेनिश अल्मीड़ा। ये वही अल्मीड़ा था कि जो अपनी शांत जल की नीति के कारण, अपनी शक्ति के कारण समुद्र का स्वामी बना देता पुर्तगालियों को। लेकिन बीच में अब चूंकि देखो व्यापार करना है, अब व्यापार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था उस समय, हमको जैसे आजकल ये व्यापार होता है तो यहाँ पर टकराव होते हैं एक दूसरे उद्योगों के साथ, तो ये तो अब कानून बन गए हैं। उस समय जब व्यापार कर तो सब होड़ मचाए हुए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। तो ऐसी स्थिति में टकराव होना स्वाभाविक था। टकराव किन में होना था, जो यहां पर इस समय शासन कर रहे थे, यानी कि समुद्र पे शासन कर रहे थे। और समुद्र, जाहिर सी बात है कि समुद्र पर जिसका अधिकार होगा उसी का व्यापार फलेगा फूलेगा। तो यहां पर टकराव होना लाजमी था और टकराव होता भी है किन के बीच में, स्पेनिश अल्मीड़ा वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। और ये टकराव होता है आपका 1588 में, एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि स्पेनिश अल्मीड़ा हार जाता है। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन हारता है, तो पुर्तगाली हारते हैं। और तब से याद करिए, उधर भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तब से ब्रिटिशर्स को क्या बोले जाने लगा, ब्रिटिशर्स को बोला जाने लगा, जो ब्रिटिश वाले थे इनको बोले जाने लगा समुद्र का स्वामी। क्या बोला जाने लगा मित्रों, समुद्र का स्वामी। क्लियर, ये बात हमने ये जान ली कि भाई ये टकराव हुआ। अब यहां पर अगला जो हमको बात जाननी है वो ये है कि 1599 में भारत आने वाला, अब चूंकि जब इनका समुद्र पे अधिकार होगा, तो अब समुद्र पे जब अधिकार हो गया, अरबी लोग कमज़ोर हो गए, पुर्तगाली भी कमज़ोर हो गए, तो अब व्यापार की नीति चलाएं। अब व्यापार कैसे हो जाएगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो हमको मार्ग भी खोजने होंगे। तो 1599 में मिल्डेन हाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्डेन हॉल नाम का अंग्रेज स्थल मार्ग से पहली बार भारत आता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, स्थल मार्ग से आने वाला व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर मिल्डेन हॉल। तो मिल्डेन हॉल 1599 में क्या होता है, ये आता है स्थल मार्ग से भारत। ठीक, और इसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो कहा कि हमको क्या करना होगा, हमको ईस्ट के साथ व्यापार करना होगा, और हम जो व्यापार करेंगे इससे हमको मुनाफा होगा, और मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई सारी कंपनीज इस समय मुनाफा कमा रही थी। तो अब जब मुनाफे की बात हुई तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि कैसे, तो इसके लिए हमको एक समूह बनाना था। तो समूह बना, तो समूह जो बना है उसको हम बोलते हैं मर्चेंट एडवेंचर। अब इन दोनों शब्दों को जब हम करेंगे तो मर्चेंट का तो आप सीधा सा अर्थ जानते होंगे, व्यापारी, और एडवेंचर का मतलब आप जानते होंगे कि एडवेंचर का मतलब होता है कि अनुभव ऐसी चीज़ों का जो बहुत ही उत्सुक या उत्साह भरी हो। तो मर्चेंट एडवेंचर नाम की एक संस्था या एक कंपनी बनाई जाती है, और इस संस्था के माध्यम से इन सभी का एक
कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि भैया हमको क्या करना है, हमको व्यापार करके मुनाफा कमाना है। लेकिन अब मुनाफा कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे, हमको लाभ चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी तभी लाभ कमा पाएगी जबकि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट, यानी सत्ता का सपोर्ट मिलेगा। तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। और उधर इस समय ब्रिटेन में जो राजनीतिक सत्ता थी वो किसकी थी, वो थी एलिजाबेथ। किसकी थी, एलिजाबेथ की सत्ता थी। तो इन लोगों ने कहा कि हमको व्यापार करना है तो हमको क्या चाहिए होगी, सरकार की अनुमति चाहिए होगी। ऐसे थोड़े ही हम व्यापार कर लेंगे, भाई हमको माल लाना है, यहाँ बेचना है, तो हमको इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। और इस समय ब्रिटेन में शासन किसका था, एलिजाबेथ का था। अतः इनको क्या करना था, सरकार की अनुमति चाहिए थी। और इसी क्रम में 31 दिसंबर 1600 को क्या करती हैं, एलिजाबेथ के सामने ये लोग अपनी बात रखते हैं कि भाई हमको व्यापार करना है, हमको आप आज्ञा दीजिए, आप अधिकार प्रदान कर दिए। तो एलिजाबेथ क्या करती हैं, इनको 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का क्या कर देते हैं, इनको अधिकार देते हैं। और इस कंपनी का अब नाम बदल के होने जा रहा था क्या, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। क्या नाम होने जा रहा था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ये नाम इसका होने जा रहा था। ठीक, अब इसका नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हुआ भैया। लेकिन जब ये अनुमति मिल जाती है 1600 में अनुमति तो मिल गई, कितने वर्षों की, 15 वर्षों की अनुमति मिली कि आप ईस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार यानी बिजनेस आप कर सकते हैं। और इस कंपनी का नाम भी बदल गया। अब लेकिन क्या होता है कि 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो ये अधिकार पत्र तो ज्यों की त्यों रह गया भैया, ये तो ज्यों की त्यों रह गया। और ये जो सत्ता थी ये पहुंच जाती है किसके पास, जेम्स प्रथम के पास। यानी एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी कौन बनता है, जेम्स प्रथम बनता है इसका उत्तराधिकारी। ठीक है, जब ये जेम्स प्रथम उत्तराधिकारी बनता है तो चूंकि भाई इनके पूर्वजों ने ये राइट इनको दिया था, तो इनने भी क्या किया, इन्होंने इस अधिकार पत्र को एज इट इज रहने दिया और अपना एक दूत मंडल, एक लेटर लिखते हैं। किसके नाम, उस समय भारत में सत्ता किसकी थी, मुगल साम्राज्य था। और मुगल साम्राज्य में उस समय भारत पे सत्ता थी अकबर की। तो यहां पे क्वेश्चन जो एराइज होगा आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किसका शासन था, तो आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा भैया अकबर का शासन था। ठीक, अब ये क्या करते हैं, जेम्स प्रथम एक लेटर लिखते हैं अकबर को संबोधित करते हुए लेटर लेकर के अपना एक दूत मंडल भेजते हैं भारत एक दूत मंडल भेजते हैं। और कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस। ये दूत मंडल के साथ टेम्स नदी से चलता है। टेम्स नदी से चला और हाथ में लिया लेटर और निकल पड़ा भारत की तरफ। टेम्स नदी से चला और किस जहाज से, हेक्टर नामक, ये भी सवाल पूछा जाता है किस जहाज से आता है, तो हेक्टर। ठीक है, हेक्टर नामक जहाज से ये आता है। अब जब ये भारत आता है तो इसकी मुलाकात किससे होती, इसकी मुलाकात होती है
जहांगीर से। जहांगीर से ये अजमेर में मिलता है, जहांगीर से ये अजमेर में मिलता है और अकबर के नाम जो संबोधित लेटर था उसको देता है। चूंकि कैप्टन हॉकिंस को भेजने का कारण क्या था, अंग्रेज शुरू से ही काफी समझदार रहे, तो इनकी हर एक नीति पहले से प्री प्लान्ड हुआ करती थी। ओके, तो यहां पर इनने हॉकिंस को इसलिए भेजा क्योंकि हॉकिंस दो चीजों में माहिर था। इसको तुर्की व फारसी भाषा आती थी, फारसी भाषा आती, दोनों आती थी। ठीक है, तो ये कहाँ आता है, सूरत में आता है, सूरत में आता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये टेम्स नदी से चलता है हेक्टर नामक जहाज से, कहाँ उतरता है, तो सूरत बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह पर। अच्छा, एक चीज और यहाँ जान ले, 1608 में ये आता है। ठीक है, 1608 में सूरत बंदरगाह पर ही उतरता है, लेकिन ये तुर्की और फारसी भाषा में बहुत ही ज्यादा पारंगत था और ये क्या करता है, फारसी भाषा में बात करता है। किससे, यहाँ के जहांगीर से। जहांगीर से जब ये बात करता है बड़े खुश होते हैं जहांगीर साहब, वाह यार हमारी भाषा में बात कर रहे हैं ये लोग, तो हमारी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे ही तो जहांगीर इनको क्या करता है, जहांगीर इनको खान की उपाधि देता है, खान की उपाधि देता है और 400 गांवों का मनसब देता है। मनसबदारी व्यवस्था भैया आपको मैं बताऊंगा जब मैं आपको मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा हूँगा, तो उस समय जब मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मनसबदारी व्यवस्था होती क्या है। ठीक, अब जब ये मिलता है तो इसको खान की उपाधि दी जाती है, खान की उपाधि देता है और खान की उपाधि के साथ ही ये कहते हैं भाई 1608 में मिले, तो ये भी खुश हो गए, ये खुश हो गए। और आपको पता होना चाहिए इस समय भारत में कौन व्यापार कर रहा था, पुर्तगाली। और मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि पुर्तगालियों ने हथियारों के बल पर क्या किया था, व्यापार किया था भारत में। शक्ति, और जिसके पास शक्ति होती है सत्ता भी उसी की होती है, सीधी सी बात है, जाहिर बात है। तो यहां पर ये क्या करता है, सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगता है। दोस्तों क्या करता है, 1608 में क्या करता है, सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगता है। ठीक है, इजाजत मांगता है और इसको इजाजत मिल भी जाती है, इजाजत मिल जाती है, इजाजत मिल गई साहब। तो जैसे ही इसको इजाजत मिली, तो अब यहां पर जो चीज बताने वाला हूं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है और उसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां भी करते हैं। तो 1608 में पहली फैक्ट्री की इजाजत सूरत में मिलती है। कहां मिलती है, सूरत में। सूरत में इजाजत मिल जाती है, चूंकि भैया इनसे खुश हो जाते हैं जहांगीर साहब और इनको इजाजत भी प्रदान कर दी। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली, तो आपका आंसर होता है सूरत। और आंसर में आप ऑप्शन में अगर पूछ लेता कब खोली, तो आपका आंसर हो जाता तुरंत 1608। मैक्सिमम बुक्स में यही चीज बताई गई है, लेकिन आपको बता दूं ये चीज सरासर गलत है। इसको आप एक सिरे से खारिज कर दीजिए। आज तक जो भी पढ़ा है ये गलत पढ़ाया गया। जिस भी किताब में लिखा है कि 1608 में पहली व्यापारिक कोठी खोलते हैं, बिल्कुल टोटल गलत है। अरे परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं बताने जा रहा हूं अब इसके कि क्या हुआ। यहां पर 1608 में फैक्ट्री डालने की इजाजत मिली, लेकिन अब फिर से बैक आते हैं, हम थोड़ा सा बैक आते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर शासन किसका था, पुर्तगालियों का। और मैंने ये चीज भी बताई, हथियारों के बल पर इन्हें व्यापार किया। अब चूंकि हथियार इनके पास थे, बल इनके पास थे, तो जो मुगलिया सल्तनत थी और मुगलिया जो बादशाह थे वो पुर्तगालियों के अधीन थे। और यही वजह है कि क्या होता है, 1609 में
पुर्तगालियों के कहने से इससे हॉकिंस से ये दोनों उपाधियां भी ले ली जाती हैं और सूरत में जो फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी जाती है वह भी कैंसिल कर दी जाती है और ये फैक्ट्री नहीं खुलती। तो आपके जहन में आएगा कि आखिर फिर फैक्ट्री खुलती कहाँ है, तो खुलती कहाँ है। तो आपको बता दूं भाइयों कि यहां पर मैं आपको बता दूं 1611 में मुसलीपट्टम ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में अंग्रेज अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1611 में अंग्रेज अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोलते हैं, मुसलीपट्टम में। कैसे खोलते हैं और ये जो कोठी होती है ये अस्थाई होती है, अस्थाई यानी टेम्परेरी अस्थाई होती है। तो सारे क्वेश्चन यहां पर आपके क्लियर हो गए कि पहली कोठी खुलती है। अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कहां खोली गई, मुसलीपट्टम। और आपसे पूछा जाए पहली अस्थाई कोठी कहां खोली गई, मुसलीपट्टम। कब खोली गई, 1611। तो ये जहन में आप डाल लें। इसके बाद अब मैं यहां पर एक चीज और बता रहा हूं कि 1611 में इसको इजाजत कैसे मिलती है। तो मित्रों देखिए, एक चीज बता दूं यहां पे फ्रेंड्स कि हर आदमी सिर्फ और सिर्फ उसी की इज्जत करता है जिसके पास शक्ति होती है। ये कड़वा है लेकिन ये सत्य है कि शक्ति की ही हमेशा पूजा की जाती है, शक्ति का ही हमेशा सम्मान किया जाता है। तो यही वजह है कि 1609 में जब अंग्रेजों को लगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनकी ये इजाजत वापस ले ली और इनकी बेइज्जती हो गई है, तो क्या कहता है अंग्रेज चूंकि मैंने बताया शुरू से ही समझदार थे, कूटनीतिज्ञ थे, तो इन्होंने क्या किया 1609 में बहरामपुर कहां, बहरामपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1609 में देखो, इतिहास को समझो, याद मत करो, कड़ियां जोड़ते चले जाएं कि ऐसे क्यों हुआ, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। मैंने बताया 1608 में मांगी इजाजत, लेकिन इजाजत नहीं मिली क्योंकि इस समय मुगल जो सम्राट था, मुगल जो बादशाह था, मुगलिया सल्तनत का जो बादशाह था, उसको डर भरा हुआ था। वो डर रहा था कि कहीं पुर्तगालियों को हम नाराज ना कर दें, और अगर पुर्तगाली नाराज हो जाएंगे तो हमारे पास तो भैया तलवारें हैं, इनके पास तो बंदूक है, दाग देंगे दूर से ही, हम जब तक तलवार लेके पहुंचेंगे ये हमको उड़ा देंगे। तो ये डर था, मौत का खौफ था, अपनी सत्ता जाने का डर बना हुआ था मुगलिया सल्तनत को। यही वजह है कि पुर्तगालियों के दबाव में ये अपनी क्या करता है, इजाजत वापस लेता है, और अंग्रेज ये बात समझ जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। और यही वजह है कि 1609 में अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहरामपुर में एक हथियारों की एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, और वहां पर पहली बार अंग्रेज पूरे की पूरे पुर्तगालियों को, डचों को और भारतीयों को पहली बार एक ऐसे हथियार से परिचित कराते हैं जिसको देख के सभी भौचक्के हो जाते हैं, डर बैठ जाता है लोगों में। अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंदूकें देखी थी, लेकिन 1609 में बहरामपुर में जो ये एग्जीबिशन होती है, इसमें पहली बार अंग्रेज लोगों को परिचित कराते हैं रिवॉल्वर से। अब आप समझ गए होंगे, रिवॉल्वर और बंदूक, तुम जब तक इसमें बारूद भरोगे ना, तब तक तो हम पता नहीं कितनी बार तुमको गोली से उड़ा देंगे या दाग देंगे। अब जैसे ही 1609 में ये चीज पता चलती है बादशाह को, बादशाह के दिमाग से ये भ्रम निकल जाता है, उसके दिमाग से भ्रम निकलता है कि पुर्तगाली शक्तिशाली हैं, और मैंने बताया शक्ति की पूजा होती है। वो ये समझ जाता है कि भाई अंग्रेज जो है, अंग्रेज तो जो है ये पुर्तगालियों से भी ज्यादा ताकतवर है। क्लियर? तो ये कारण था, और यही वजह है कि जैसे ही उसका डर निकलता है, वो क्या करता है 1611 में मुसलीपट्टम में क्या करता है, मुसलीपट्टम में एक अस्थाई कारखाना खोलने की इजाजत दे देता है। अब दूसरी चीज अब आप कहेंगे कि आखिर सूरत में कब खुलता है, तो सूरत में दोस्तों 1613 में खुलता है, 1613 में खुलता है, 1613 में सूरत में खोला जाता है, सूरत में। और ये भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया हुआ पहला परमानेंट यानी स्थाई कारखाना था, स्थाई कारखाना। तो आपके सवाल यहां पर क्लियर हुए होंगे। ये कैसा था, स्थाई,
परमानेंट कारखाना खोल दिया। कब खोला? 1613। अब क्यों क्यों क्यों? हर आदमी को अपनी साख बनाने के लिए खुद को साबित करना होता है, तो ये साबित भी करते हैं, ये साबित भी करते हैं। अंग्रेजों का एक कैप्टन था जिसका नाम है बेस्ट, कैप्टन बेस्ट। क्या करते हैं कैप्टन बेस्ट? क्या करते हैं 1612 में समुंदर में क्या करते हैं? ये पुर्तगालियों को हरा देते हैं, इनके जहाज को डुबो देते हैं, और यहीं से मुगलिया सल्तनत को ये यकीन हो जाता है कि ये शक्तिशाली हैं, और आगे जा कर के इनको सूरत में इसी वजह से स्थायी कारखाना खोलने की ये इजाज़त दे देते हैं। अब जो अगली चीज़ है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि समय समय पर देखिए, जो अंग्रेज आए भारत, यहाँ तक हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य था व्यापार करना, इनको सिर्फ व्यापार से मतलब था। लेकिन भारत की जो स्थितियां थीं आगे जा कर के बदलती चली गई, और इन बदलती परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भी अपने आप को क्या किया? बदल डाला, मोल्ड कर दिया। जैसी हवा चली वैसे ही ये भी चेंज हो गए। तो यहाँ पर मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि अब यहाँ तक तो 1612 तक की कहानी आपको पता हो गई। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि 1615 में अब यही कैप्टन टॉमस रो को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, दूसरे ब्रिटिशर आते हैं 1615 में, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजा जाता है। अब जब ये आते हैं यहाँ पर, तो भाई अंग्रेज समझ चुके थे अब तक कि हमको अब क्या करना है, मुग़ल जो राजा हैं या मुग़ल जो बादशाह हैं, इनको हमको प्रसन्न करके रखना होगा, तभी हम व्यापार कर पाएंगे। तो 1615 में जो टॉमस रो आता है, तो ये क्या करता है? आप किसी को खुश कैसे करोगे? आप किसी को खुश कर पाओगे कि जब आप उसके हिसाब से कोई चीज़ दोगे, या उसके अनुरूप कोई काम करेंगे, या उसको कोई ऐसे गिफ्ट दोगे जो उसने पहले कभी ना देखे हों, सरप्राइज हो जाए। तो जब टॉमस रो भारत आता है, तो टॉमस रो अपने साथ कुछ चीज़ें लाता उपहार स्वरूप। किसके लिए? भारत के जो बादशाह था जहांगीर के लिए। तो ये क्या क्या लाता है? पहली चीज़ लाता है ये बग्घी। पहली चीज़ ये गिफ्ट में लाता है बग्घी। दूसरी चीज़ लाता है ये घड़ी। तीसरी चीज़ लाता है ये दर्पण। चौथी चीज़ जो ये लेकर के आता है वह था चश्मा, यानी कि लेंस वाला चश्मा, जो नज़र की ज़रूरतों के लिए होता है। नज़र जिसकी कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चश्मा लगाते हैं, नज़र का चश्मा बोलते हैं इसको। तो बग्घी। तो इसके अलावा ये यहाँ के बादशाह के शहजादे और शहजादियों के लिए भी उपहार लेकर के आता है ढेर सारे। तो 1615 में जब टॉमस रो आता है, तो ये उपहार लेकर के आया, और भाई आपने कोई चीज़ पहले कभी ना देखी हो, एकदम से मिल जाए। यही बग्घी जो ये गिफ्ट में देता है, इसको आगे जा कर के हम लोग फिरंगी बोलते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेज़ों को, या पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों को फिरंगी बोला गया, तो फिरंगी बग्घी से नाम आता, बग्घी को फिरंगी बोला गया। ठीक, तो फिरंगी यानी बग्घी थी। दूसरी चीज़ थी घड़ी यानी कि मैकेनिकल घड़ी। ये कैसी थी? मैकेनिकल घड़ी। ये भी आदमी थे, अरे वाह भाई, बादशाह बोले अरे वाह, इसमें तो हमें समय पता चल जाता है, बढ़िया से खुश हो गए। दर्पण, बड़ा ही अच्छा जड़ाऊ काम, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया दर्पण, बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। चश्मा यानी कि नज़र वाला चश्मा, बादशाह जब लगाते हैं उसको देखते वाह
यार भाई ये चीज़ तो अच्छी लगी, इनके सारे काम की चीज़ें थी, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों के साथ मुगलिया सल्तनत के रिश्ते काफ़ी सुदृढ़ होते चले जाते हैं। अब ये जब जब जा रहा होता है 1618 में, यानी कि जब ये वापस जाता है 1618 में, तो इतनी खुशी हो जाती मिलती है बादशाह को, यानी हमारे भारतीय जो सुल्तान थे, बादशाह थे, इनको खुशी। तो भाई हम कैसे किसी को खाली हाथ भेजें, खाली हाथ क्यों कैसे भेज दें, तो ये भी इनको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो नूर महली साड़ी पहली गिफ्ट इनकी होती है, नूर महली साड़ी। और दूसरी जो गिफ्ट बादशाह की ओर से मिलती है इनको, वो मिलती है इनको गुलाबी इत्र, गुलाबी इत्र। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, मध्यकालीन भारत पे इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो नूर महली साड़ी, यानी कि ये साड़ी क्यों नूर महली साड़ी थी, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जो बेगम नूरजहाँ थी, वो जो नूरजहाँ थी वो अपना खर्चा जो है, अपना खर्चा किससे निकालती थी, साड़ियाँ बना करके। नूर महली बड़ी ही सुंदर साड़ी बनाया करती थी ये। तो ये साड़ी इतनी अनोखी थी कि ये साड़ी इनको गिफ्ट में दी जाती है, किसको, टॉमस रो को। दूसरा गुलाबी इत्र, यानी गुलाबी इत्र यानी गुलाब से बनाया गया इत्र भी इनको गिफ्ट करता है कौन, यहाँ का बादशाह। तो गुलाबी इत्र कौन बनाता है, इसकी खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की कला का विकास किसने किया था। तो आपका आंसर हो गया असमत बेगम। असमत बेगम, असमत बेगम जो थी वो गुलाब से इत्र बनाने की कला का विकास करती हैं। और ये कौन है, ये नूरजहाँ की माताश्री थी। ठीक है, तो असमत बेगम क्या करती हैं, तो इनका ये गिफ्ट भी इनको मिलता है। अब इधर इन लोगों के संबंध बड़े प्रांगण हो गए। ठीक, उधर 1632 में एक सुनहरा फरमान जारी करता, कौन करता है, गोलकुंडा का सुल्तान अली कुतुब शाह। 1632 में गोलकुंडा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरा फरमान कौन जारी करता है, तो गोलकुंडा का जो सुल्तान था कुतुब शाह, ये एक सुनहरा फरमान जारी करता है। कब करता है, 1632 में। अब इसमें क्या था, इसमें 500 पैगोड़ा। फ्रेंड्स आप याद करिए कि पैगोड़ा नाम की मुद्रा कौन चलाता था, क्वेश्चन, और ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पैगोड़ा जो मुद्रा थी इसका चलन किसने कराया था। ठीक है, आपका मैं यहाँ पर देखूंगा कि आप पिछली चीज़ें कितनी याद रख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, गोलकुंडा के जो बंदरगाह थे उन बंदरगाहों पहले टैक्स दिया जाता था। तो गोलकुंडा के बंदरगाह, यही सुनहरा फरमान था, ये सुनहरा फरमान था जो कौन था, अली कुतुब शाह देता है। कौन देता है, अली कुतुब शाह देता है ये सुनहरा फरमान, अली कुतुब शाह। तो ये सुनहरे फरमान में क्या था कि गोलकुंडा के जो गोलकुंडा के बंदरगाह हैं, इनका बंदरगाहों का क्या कर सकते थे, ये व्यापार में उपयोग कर सकते थे। यानी गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान हो जाता। भाई व्यापार तो इनको करना ही था। तो 1632 में जो फरमान इनको मिलता है 500 पैगोड़ा वार्षिक कर में, तो ये इसीलिए सुनहरे फरमान के नाम से जाना जाता है, सुनहरा फरमान। धीरे धीरे अंग्रेज देखिए किस तरह से भारत में रच और बसते चले जा रहे हैं। 1651 में एक क्वेश्चन और पूछता है, 1651 में ब्रिजमैन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिजमैन नामक अंग्रेज क्या करता है, हुगली की डिजाइन तैयार करता है, हुगली की डिजाइन तैयार करता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, हुगली की डिजाइन कौन तैयार करता है, ब्रिजमैन, 1651 में। अब इधर पर जब हार चुके हैं, कौन हार चुका, पुर्तगाली हार चुके हैं। तो 1661 में, यानी कि 1661 में क्या होता है, पुर्तगाली हार चुके हैं। अब कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपने आप को फिर से रीस्टेबल किया जा सकता है। तो 1661 में क्या होता है, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन द ब्रगेंजा, नाम था उनका कैथरीन ब्रगेंजा,
तो ये कौन थी? पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा। इनका विवाह क्या कहाँ करा दिया जाता है? ब्रिटेन के राजकुमार यानी ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से। चार्ल्स क्यों कराया जाता है? क्योंकि वैवाहिक संबंध से हम अपनी मित्रता को क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। जो हम कमजोर आदमी ने अपने क्या किया? कैथरीन ब्रिगेंजा का 1661 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से विवाह कराया। तो जैसे ही विवाह कराया दिया जाता है तो इनको चूंकि पुर्तगालियों के कब्जे में था मुंबई, तो मुंबई यानी बंबई उस समय कहा जाता था, बंबई क्या करते हैं? पुर्तगाली दहेज में देते हैं। पुर्तगाली किसको देते हैं? दहेज में देते हैं। किसको देते हैं? ब्रिटिशर्स को, यानी ब्रिटिश के किसको देते हैं? ब्रिटिश के प्रिंस को गिफ्ट में देते हैं। इनको क्या किया जाता है? दहेज में ये चीज मिलती है। अब जब दहेज में मिली तो ये क्या करते हैं? 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक जो है भुगतान पर क्या करते हैं? इस मुंबई को क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। अब जैसे ही इनको ये मिलता है तो भाई 10 पाउंड में मिल गया, बहुत छोटी सी रकम है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जेराल्ड आंगियार। ये क्या करते हैं? मुंबई में चारों तरफ क्या करते हैं? बाउंड्री बना देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब यहाँ पे हमारा अधिकार है, हमको ये लीज पे मिल गया, हमको ये क्या मिल गया है? 10 पाउंड के वार्षिक पैसे पर भुगतान पर हमको क्या मिल गया है? इसका अधिकार मिल गया, तो इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी हमको। और यही वजह है कि जेराल्ड आंगियार इसको चारों तरफ से क्या करते हैं? मजबूत किलेबंदी करा देते हैं। और इसीलिए जेराल्ड आंगियार को आधुनिक मुंबई का क्या बोला जाता है? जन्मदाता बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेराल्ड आंगियार को क्या बोला जाता है? मुंबई का संस्थापक बोला गया। ठीक, संस्थापक बोला गया। इसके ही साथ यहीं पर तांबे और चांदी के सिक्के, क्योंकि अब व्यापार बढ़ रहा है तो हमें मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। जब व्यापार बढ़ेगा तो मुद्रा बढ़ेगी। तांबी और चांदी के, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। यहीं पर क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी तांबे और चांदी के सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित करवा देते हैं। ठीक, अब यहां तक हमने जान लिया। अब मैं आपको बता दूं कि 17वीं सदी तक तो ठीक था। 17वीं सदी तक तो, अब क्योंकि हम 17वीं सदी में जाने वाले हैं, 17वीं सदी तक तो ठीक था। लेकिन 17वीं सदी के उतरते समय में, यानी कि 17वीं सदी के उतरते समय में अब क्या हो गया था कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो है व्यापार था, व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ इसने राजनीति में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। ये एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि इसकी दिलचस्पी किसमें हो गई थी? राजनीति में हो गई थी। क्योंकि राजनीति जो थी, राजनीतिक लोग थे, वो क्या करते हैं? जो यहाँ के बादशाह थे, जो यहाँ के प्रिंसेस थे, अलग अलग जगह के सुल्तान थे, इनके क्या बन जाते हैं? ये सभी के सभी खास बन जाते हैं। और इसी क्रम में 1651 में सूबेदार शाह शुजा से इनको बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार मिलता है। कहाँ पे? 1651 में ही इसी क्रम में क्या होता है इनको कि यहाँ पर इनको क्या हो जाता है कि वो मिल जाता है, बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार मिलता है। इसी बीच में अब यहाँ पर सल्तनत बदली, मतलब यहाँ की सुल्तान बदला, औरंगजेब का शासन था। तो 1680 में औरंगजेब क्या करता है? जो कर होता है, कर वसूल करने का अधिकार देता है। ठीक, अब कर वसूल करने का अधिकार देता है तो भाई जो कर वसूल, भाई आप अपने क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं? जो आपको दिए गए हैं वहां पर आप कर भी वसूल कर सकते हैं। और इसी क्रम में जब इनको कर वसूल करने का अधिकार मिलता है तो जो मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिकों से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये कहते हैं भैया आप हमारी मदद करिए। तो ये क्या करते हैं? ये रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं मुगल सैनिक। और इसी में जो है क्या होता है, औरंगजेब और
अंग्रेजों की भिड़ंत होती है, अंग्रेज हारते हैं। जॉब चारनाक जो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक था, वो क्या करता है, बीच में मध्यस्थता, मीडिएटर का काम करने लगता है और इस मीडिएशन में वो औरंगजेब को संतुष्ट भी कर देता है और औरंगजेब इसको माफ भी कर देता है। और 1691 में सुतानाती में 1691 में सुतानाती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुतानाती में जॉब चारनाक सुतानाती में जॉब चारनाक क्या करता है, एक फैक्ट्री डाल देता है। जैसे ये फैक्ट्री डालता है सुतानाती में जॉब चारनाक, यहीं पर 1691 में फैक्ट्री खोली, इसको वहां के अधिकार में मिले। तो क्या किया गया, मुगलिया सल्तनत ने कहा कि भाई एक काम करो, आप 1200 रुपए वार्षिक दो और हमसे ये एरिया आप ले लो, ये एरिया ले लो। कौन था उस समय बंगाल का सूबेदार, कौन था, अजीमुशान। कौन था, अजीमुशान, वेरी इंपॉर्टेंट है। अजीमुशान बंगाल का सूबेदार था। ये क्या करता है, कहता है कि आप भैया जब आपको इतनी हमने छूट दे दी तो 1200 रुपए क्या करो, आप वार्षिक हमको दो और हमसे उन क्षेत्रों को ले लो जहां पे आप व्यापार करते हैं। तो सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकत, सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता, ये 3 चीजें लेते हैं ये 1200 में और यहीं पर इन तीनों को मिला करके जॉब चारनाक क्या करता है, कलकत्ता की स्थापना करता है। कलकत्ता, तो आज जिस हम कलकत्ते को जानते हैं वो 1200 रुपए के वार्षिक किराए पर अजीमुशान द्वारा सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकत नाम की 3 जगहों को प्रदान करने के बाद अस्तित्व में आता है। ठीक, और यहीं पर जॉब चारनाक को ही हम इसी वजह से कलकत्ता का संस्थापक मानते हैं। यहीं पर ये फोर्ट विलियम की स्थापना करता है। अब जो मेन पॉइंट है, यहां तक तो हम आ गए, अब कैसे अंग्रेज राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, कैसे ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, बहुत ज्यादा मतलब करीबी हो गए। उत्तर मुगल काल आ चुका है, 1717 की बात कर रहे हैं, 1717 में उत्तर मुगल काल में मुगल सल्तनत में कौन था, फर्रुख शियर। अब फर्रुख शियर का शासन है। अब फर्रुख शियर आप जानते हैं कि अब उत्तर मुगल काल में जितने भी, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद ही आएगा जस्ट, कि जितने भी उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक थे वो सारे के सारे अयोग्य शासक। तो उसी में फर्रुख शियर का नाम आता है साहब। ये नशे के आदी हो चुके थे, ठीक, नशे के आदी हो गए थे। तो इस नशे के क्रम में फर्रुख शियर की हो जाती है तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, एक असाध्य बीमारी से ये ग्रसित हो जाता है। तो इस समय 1717 में जॉर्ज सुरमन नामक अंग्रेज आता है और ये अपने दूत मंडल के साथ फर्रुख शियर से मिलता है। तो इसके पास एक सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था, हैमिल्टन नामक सर्जन था। तो ये सर्जन क्या करता है, अब डॉक्टर थे भाई, यहाँ तो हमारे यहाँ इतनी अच्छी मतलब चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उस समय। तो जॉर्ज हैमिल्टन नामक एक सर्जन था इसके पास, जॉर्ज सुरमन के पास, और ये क्या करता है, फर्रुख शियर को उस बीमारी से क्या कर देता है, मुक्त करा देता है, यानी उस बीमारी का इलाज ये कर देता है। और इस प्रकार फर्रुख शियर इससे बहुत खुश हो जाता है। इस खुशी में वो क्या करता है, 3000 रुपए वार्षिक कर में बंगाल, हैदराबाद और गुजरात, यानी कि 3000 के वार्षिक पर बंगाल, हैदराबाद व गुजरात,
गुजरात के क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे देता है। और जो बंबई में, फिर से याद करिए, बंबई में जो जेराल्ड ओंगा टकसाल स्थापित करवाता है, बंबई में ढले हुए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने का फरमान जारी कर देता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके इसी आदेश को कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र। और यहीं से आपको पता होना चाहिए, किसी भी देश की मुद्रा व्यवस्था जैसे ही आपके हाथ में आती है, आप शक्तिशाली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाती है अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसीलिए इस फरमान को, जो फर्रुखसियर द्वारा 1717 में फरमान दिया जाता है, इसको कंपनी का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और यहीं से अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी डायरेक्टली क्या करती है, रियासत में घुस जाती है। और उसके बाद आपको पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इनके बारे में डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा। और 1757 के बाद और एक युद्ध होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कहां का? बक्सर का। और ये बक्सर का युद्ध है, यह डिसाइड कर देता है कि अब भारत में सत्ता कौन चलाएगा, यानी भारत पे अब अधिकार किसका होगा। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और इससे हमें मुक्त कराने के लिए ढेर सारे आंदोलन चलाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहां मैंने आज आपको अंग्रेजों के बारे में बताया कि अंग्रेज किस प्रकार आते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार के साथ साथ अपनी कूटनीति और अपनी विश्वसनीयता के कारण क्या हो जाते हैं, मुगलों के उत्तराधिकारी बनके ये भारत में स्थापित हो जाते हैं। और जिनसे हमें अपनी आज़ाद या स्वयं को आज़ाद कराने के लिए ढेर सारी क्रांतियां और लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और तब जाके हम आज़ाद हुए। इसके बारे में हम आपसे आगे डिटेल में चर्चा करते चले जाएंगे मित्रों। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और है कि भारत के आज़ादी का क्रम अब यहीं से शुरू होगा, उत्तर मुगल काल से। अगली वीडियो में आप इंतज़ार करिएगा और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है जीएस स्पार्क। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।